गुड मॉर्निंग। चलिए आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल आरंभ गुरु में। और सबसे पहले आज आप जानते ही हैं कि आज कितना तारीख है, 11 जनवरी है। 11 जनवरी 2022 है। ठीक, आज लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को उनकी पुण्यतिथि की हार्दिक पुण्यतिथि की हम लोग शुभकामनाएं देते हैं। और थोड़ा बहुत जान लेते हैं लाल बहादुर शास्त्री में के बारे में भी कि उनका रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री जी की 18 महीने तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक, दूसरे प्रधानमंत्री रहे थे। सन 1966 में उनकी मृत्यु हो गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे देश के प्रधानमंत्री बने थे। और आप सभी ये भी जानते हैं कि जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ठीक, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। तो इतना कुछ आप लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में जान लीजिए। तो मैं ऐसे देश के वीरों को, ऐसे देश के प्रधानमंत्री को नमन करता हूँ और उसी के साथ साथ आज की क्लास को मैं शुरुआत करता हूँ। ठीक, चलिए, मेरा नाम शंकर कुशवाहा है। ठीक, आई एम स्टूडेंट ऑफ यूपीएससी। ठीक, आज हमारा जो टॉपिक है बायोलॉजी थी, BIO। आज हम बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, BIOLOGY, बायोलॉजी। ठीक, अब बायोलॉजी में भी हमारा टॉपिक क्या है, न्यूट्रिशन। ठीक, न्यूट्रिशन क्या होता है? ठीक, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, पोषण क्या होता है? सबसे पहली बात, न्यूट्रिशन को बोलते हैं हिंदी में पोषण। न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? पोषण बोलते हैं। तो न्यूट्रिशन होता क्या है? देखिए, पोषण, देखिए, न्यूट्रिशन का मतलब होता है, पोषण का मतलब होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। हमें शरीर में ऊर्जा किससे मिलती है? खाने पीने से मिलती है। तो खाने पीने के रूप में हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, वसा लेते हैं, ग्लूकोज लेते हैं। ठीक, और तरह तरह की चीजें, मिनरल्स वगैरह लेते हैं। तो इससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। इन सभी चीजों से जो हमें एनर्जी मिलती है उससे हम रोजमर्रा के कामों को कर पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हमें प्रोटीन ना मिले तो हमारे शरीर का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक, अगर हम लोग खाना पीना ना खाए तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम लोग काम धाम नहीं कर पाएंगे। दिन भर जो भी करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, जो भी करते हैं सब हमें क्या मिलता है? फूड से ही एनर्जी मिलती है। उसी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? पोषण करते हैं। उसी के द्वारा हम लोग क्या कर पाते हैं? उसी के द्वारा हम लोग पोषण कर पाते हैं। समझे? आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि उसी के द्वारा हम लोग क्या कर पाते हैं? पोषण कर पाते हैं। अब देखिए, पोषण के भी कई टाइप होते हैं। ठीक, पोषण के भी टाइप होते हैं, 3 टाइप को है। जैसे मान लीजिए होता है प्रॉपर न्यूट्रिशन। जैसे कोई व्यक्ति जो है दूध खा रहा है, अंडा खा रहा है, मांस खा रहा है, मटन खा रहा है, चिकन खा रहा है, दाल खा रहा है, घी खा रहा है, तो क्या कर रहा है? वो प्रॉपर न्यूट्रिशन कर रहा है, मतलब वो सुपोषण कर रहा है। इसी तरीके से दूसरे में आप देखिए, अंडर न्यूट्रिशन में होता क्या है? अल्प पोषण बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक, इसमें होता क्या है कि व्यक्ति प्रोटीन तो ले रहा है, कार्बोहाइड्रेट तो ले रहा है, लेकिन वसा नहीं ले रहा है। ठीक, वसा नहीं ले रहा है, मिनरल्स नहीं ले रहा है, तो उसके अंदर कुछ पोषक तत्वों की कमी रह जाती है, इसलिए उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है। अब ये जो तीसरा व्यक्ति है वो देख रहे हैं माल न्यूट्रिशन करना, मतलब कि वो केवल क्या खा रहा है? रोटी खा रहा है। रोटी भी खा रहा है तो 2-4 दिन में एक बार खा रहा है। ठीक, तो उसको क्या होगा? उसके शरीर में सभी पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी और किसका शिकार बन जाएगा? वो कुपोषण का शिकार बन जाएगा। किसका शिकार बन जाएगा वो दोस्तों? कुपोषण का शिकार बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत भी। ठीक, क्योंकि मैं पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं लिखना शुरू करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, पहले लिख के फिर बताने में फिर बहुत ज्यादा समस्याएं हो जाती है, इसलिए मैं पहले आपको समझा रहा हूँ। अब देखिए, इसको तो मैंने बता दिया कि क्या 3 टाइप होते हैं न्यूट्रिशन के। 3 टाइप होते हैं, एक होता है प्रॉपर न्यूट्रिशन, एक होता है अंडर न्यूट्रिशन, एक होता है माल न्यूट्रिशन। ठीक, इन तीनों को मैंने समझा दिया। अब बेसिकली न्यूट्रिशन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफ, एक होता है हेटेरोट्रॉफ। एक होता है ऑटोट्रॉफ, एक होता है हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ पे क्या होता है? जितने भी प्लांट किंगडम है ना, ठीक, प्लांट किंगडम यानी कि पेड़ पौधे, जितने भी पेड़ पौधे आते हैं सब ऑटोट्रॉफ में आते हैं। ऑटोट्रॉफ मतलब खुद से अपना खाना बनाना, खुद से अपना खाना बनाना। एक होते हैं हेटेरोट्रॉफ, जो दूसरों पे निर्भर होते हैं। जैसे कि हम लोग क्या है? दूसरे चीजों पे निर्भर है। पेड़ पौधे दूसरे चीजों पे निर्भर नहीं है, वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं केवल और केवल किसके बारे में? न्यूट्रिशन में किसके बारे में? स्वपोषी के बारे में। ठीक, आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? केवल स्वपोषी के बारे में। ठीक, स्वपोषी में भी स्वपोषी की बात करेंगे आज हम लोग। ठीक, फिर धीरे धीरे करके हम लोग बायोलॉजी के एक टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, तो जितने भी प्लांट किंगडम होते हैं, जितने भी पेड़ पौधा जगत होता है, वो क्या करते हैं? स्वपोषी होते हैं। वो क्या करते हैं? अपना खाना स्वयं बनाते हैं। उन खाना बनाने की उनकी प्रक्रिया को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश
संश्लेषण, संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण। इंग्लिश में कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। क्या कहा जाता है? फोटो, PHO, फोटो क्या कहा जाता है? तो फोटोसिंथेसिस क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस, SYT सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। अब स्पेलिंग पे मत जाइएगा, हो सकता है स्पेलिंग में आपको गलत लिख दूं, लेकिन आप जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसको आप समझिएगा, उसको आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है? पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। किस विधि के द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा पेड़ पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा अपना खाना स्वयं बनाते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम लोगों को खाना बनाना क्या होता है? जैसे मान लीजिए 2 मिनट में तैयार होने वाली चीज क्या है? मैगी। ठीक, 2 मिनट में तैयार होने वाली चीज क्या है? मैगी है। जैसे कि ध्यान से सुनिए कि 2 मिनट में तैयार होने वाली जो चीज होती है वो क्या होती है? मैगी होती है। ठीक, मैगी। अब हमें मैगी बनाना है तो हमें 3 प्रोसेस से होकर गुजरना होगा। हम लोग प्रॉपर प्रोसेस में आते हैं तो हमें 3 प्रोसेस से होकर गुजरना होगा। पहले तो क्या चाहिए? मैगी चाहिए। ठीक, मैगी चाहिए। फिर दूसरा हमें क्या चाहिए? वाटर चाहिए। ठीक, और मिनरल्स चाहिए, मिनरल्स यानी कि मसाला चाहिए। तीसरा हमें क्या चाहिए? हीट चाहिए, हीट चाहिए। इन सभी चीजों की प्रक्रिया को हम कंप्लीट करेंगे तब जाके हमारा क्या बनेगा? एक मैगी बनके तैयार होगा। हमारा जो है मैगी बनके तैयार होगा। 3 चीजें, पहले मैगी चाहिए, वाटर एंड मिनरल्स चाहिए, फिर हीट चाहिए, तब जाके हमारा मैगी बनके तैयार होगा। पेड़ पौधों के पास हम लोग को हीट चाहिए होता है, क्या गैस पे बना लेंगे, हीटर पे बना लेंगे, चूल्हे पे बना लेंगे। ठीक, अब पेड़ पौधों के पास तो चूल्हा है नहीं, उनके पास तो हीटर है नहीं, वो कहाँ से बनाएंगे? ठीक, मैगी हम लोग को चाहिए होता है, हम लोग जाएंगे भैया 5 रुपए की मैगी दे दीजिए। ठीक, 5 रुपए की मैगी दे दीजिए, तो मैगी लेने जाएंगे मार्केट में तो 5 रुपए की मैगी दे देगा, हम ले आके घर पे बना लेंगे। वाटर एंड मिनरल्स मतलब कि पानी चाहिए, उसमें डालने के लिए कुछ स्पाइस चाहिए। ठीक, स्पाइस गार्डन, याद रखिएगा, स्पाइस गार्डन, गार्डन ऑफ इंडिया, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है केरल को, केरल याद रखिए। क्या कहा जाता है? स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? केरल को कहा जाता है, याद रखिए। केरल में ही एक नेशनल पार्क है जिसको बोलते हैं साइलेंट वैली, साइलेंट वैली, शांत घाटी बोलते हैं। ठीक, शांत घाटी नेशनल पार्क है। क्या है? नेशनल पार्क है केरल में। इन सभी चीजों को बीच बीच में जो मैं बोलता रहूंगा उसको आप नोट करते रहिएगा, किसी न किसी एग्जाम में वो पूछे गए हैं। अब पेड़ पौधों को खाना बनाना है तो सबसे पहले क्या चाहिए? ठीक, पेड़ पौधों को खाना बनता कहाँ पे? पेड़ पौधों का खाना बनता है पत्तियों में। कहाँ बनता है? पत्तियों में। पेड़ पत्तों का खाना का हमारा बनता है कहाँ पे? कढ़ाई में बन जाता है, बगुने में बन जाता है, कुकर में बन जाता है, लेकिन उनका खाना कहाँ बनता है? पेड़ पौधों का खाना बनता है कहाँ पे? पत्तियों में। पत्तियों में भी कहाँ बनता है? क्लोरोफिल में, CH, क्लोरोफिल में बनता है। कहाँ बनता है? क्लोरोफिल में बनता है। क्या बनता है दोस्तों? कहाँ पे बनता है? क्लोरोफिल में बनता है, क्लोरोफिल में बनता है। इसको हिंदी में बोलते हैं पर्णहरित। ठीक, पर्णहरित। मेरे हिसाब से आपको दिख रहा होगा। अगर कोई कमेंट्स वगैरह करना चाहता है तो आप कर सकते हैं। ठीक, ये प्रीमियर रहेगा, लाइव नहीं रहेगा, क्योंकि कभी सिचुएशन अभी अच्छी नहीं है कि हम लोग लाइव ले सके स्टूडियो से। ठीक, तो क्लोरोफिल में। ठीक, अब देखिए पेड़ पौधों का खाना कहाँ बनना है? तो पत्तियों में बनना है। पत्तियों में भी कहाँ बनना है? क्लोरोफिल में बनना है, क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित में। ठीक, अब पत्तियों का कलर पूछेगा किस लिए हरा होता है? तो किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। अब क्लोरोफिल क्यों हरा होता है? किसके कारण? इसके अंदर एक तत्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम नामक एक तत्व पाया जाता है, एलिमेंट पाया जाता है। इसी के कारण क्या होता है? क्लोरोफिल हरा दिखाई देता है। और पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती है? क्लोरोफिल के कारण दिखाई देती हैं। ठीक, अब ये ध्यान से सुनिए, हमें तो चाहिए होता है मैगी, हमें तो चाहिए होता है पानी, हमें तो चाहिए होता है हीट, तो हम लोग कहाँ से लेते हैं? हम लोग कहाँ से लेंगे? हम लोग ले लेते हैं कहाँ से? हीटर से ले लेंगे। ठीक, हमें पानी चाहिए होगा, बगुने से ले लेंगे, नल से ले लेंगे, ठीक, टंकी से ले लेंगे। पेड़ पौधे कहाँ से लेंगे? यही तो बताइए। ठीक, पेड़ पौधों का मैगी क्या होता है आप जानते हैं? पेड़ पौधों का मैगी जो होता है CO2 होता है, CO2। ठीक, हमारे एटमॉस्फेयर में ठीक 3 बहुत महत्वपूर्ण गैसें हैं। पहली है नाइट्रोजन NO2, ठीक, दूसरा है O2 और तीसरा है CO2। सबसे ज्यादा मात्रा में हमारे एटमॉस्फेयर में अगर कोई गैस है तो वो क्या है? 78% है नाइट्रोजन। ठीक, 21% के आसपास है क्या है? ऑक्सीजन। और 0.04% करंट की वैल्यू मैं बता रहा हूँ, ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो पेड़ पौधों का मैगी क्या होता है? पेड़ पौधों का मैगी होता है, ये हमारा क्या होता है? पेड़ पौधों का मैगी होता है CO2।
पेड़ पौधों का मैगी होता है CO2। पेड़ पौधों का मैगी क्या होता है दोस्तों? पेड़ पौधों का मैगी होता है CO2। अब CO2 को वो एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से और उसी से क्या करते हैं? अपना खाना बनाते हैं। ठीक, उसी से अपना खाना बनाते हैं, उसी से अपना खाना बनाते हैं। अब देखिए मान लीजिए हमको, अब मान लीजिए मैं पेड़ बना दे रहा हूँ छोटा सा। ठीक, ये है पेड़ का फूल। ठीक, ये है आपका, ये है इसका फल, और ये है, ये पेड़ पौधों की क्या है? ये पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, जहाँ पे बनता है खाना। यहाँ पे क्या बनता है? खाना बनता है। यहाँ पे क्या बनता है? खाना बनता है। एटमॉस्फेयर से पेड़ पौधे क्या ले लिए? एटमॉस्फेयर से पेड़ पौधे क्या ले लिए? हमारे एटमॉस्फेयर से पेड़ पौधे CO2 को एब्जॉर्ब कर लिए। ठीक, अब उनको पानी चाहिए, हमेशा 12 महीने तो पानी बरसता नहीं है कि उनको पानी मिलता रहेगा, तो फिर वो क्या करेंगे? ठीक, वो क्या करेंगे? इन जड़ों में छोटी छोटी रूट होती हैं। क्या होती हैं? रूट होती हैं। इन जड़ों में छोटी छोटी रूट होती हैं। ठीक, इन जड़ों में छोटी छोटी रूट होती हैं। ठीक, इन जड़ों में छोटी छोटी रूट होती हैं। तो पेड़ पौधों तक पानी को पहुंचाने का काम जो करता है, पेड़ पौधों को पत्तियों तक पानी को पहुंचाने का काम जो करता है, यहाँ से कोई वो चमत्कार तो हो नहीं रहा है कि पानी उड़ के ऊपर जाएगा, तो कोई ना तरीका तो होगा ना। यहाँ से कोई चमत्कार तो हो नहीं रहा है कि नीचे से पानी उठ के ऊपर की ओर जाएगा, कोई चमत्कार तो हो नहीं रहा है। तो पेड़ पौधों को अनेक पत्तियों तक, या पेड़ पौधों के अनेक पत्तियों तक जो है पानी पहुंचाने का काम जो करता है, वो कौन करता है? जाइलम करता है, जाइलम। ठीक, अब जाइलम पेड़ पौधों के अनेक अंगों तक पानी को पहुंचाने का काम करता है, लेकिन नीचे से पानी खींचेगा कौन? क्या कोई जादू हो रहा है? ठीक, क्या कोई जादू हो रहा है? जी नहीं। इसमें आप सुने होंगे कि हम लोग घर में देखते होंगे कि यहाँ पे एक छोटी सी हम लोग लैंप लगता है। ठीक, लैंप के ऊपर एक बत्ती जलती होती है और नीचे जो होता है मिट्टी का तेल होता है। तो नीचे जो है ढेर सारा मिट्टी का तेल होता है। ठीक, नीचे ढेर सारा मिट्टी का तेल होता है। तो इसमें क्या होते हैं? इसमें कैपिलरी एक्शन के द्वारा, केशिकाओं के द्वारा मिट्टी के तेल को ऊपर खींचा जाता है, उस पर बत्ती जलती है। वही तरीका इसमें होता है। पेपर को अगर टफ बनाना होगा एग्जामिनर को, तो वो क्या करेगा? पेपर को अगर टफ बनाना होगा एग्जामिनर को, वो क्या करेगा? ये जाइलम ना देके नीचे पूछ लेगा कि नीचे से पानी ऊपर कैसे खींचा जाता है। पहुंचाता तो कौन है? जाइलम है। ठीक, जाइलम है, लेकिन पानी को खींचता कौन है? तो आप क्या बोलेंगे? कैपिलरी एक्शन, केशिकत्व के द्वारा खींचा जाता है। केशिकत्व यानी कैपिलरी एक्शन के द्वारा पानी को जड़ों से ऊपर खींचा जाता है। ठीक, और अनेक अंगों तक पानी को ले जाने का काम कौन करता है? तो जाइलम करता है। इतना आप याद रखिएगा। मैंने क्या क्या बताया अभी आपको, एक बार रिवीजन करते हैं। पेड़ पौधों का जो है, पेड़ पौधे खाना अब कहाँ बनाते हैं? पत्तियों में। पत्तियों का कलर हरा क्यों होता है? पत्तियों का कलर हरा क्यों होता है? पत्तियों का कलर हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल हरा क्यों होता है? मैग्नीशियम तत्व के कारण। अब पेड़ पौधों को ठीक अगर CO2 चाहिए, उनका मैगी चाहिए, उनका मैगी जिससे वो खाना बनाता है, वो क्या होता है? CO2 होता है। तो CO2 एटमॉस्फेयर से वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हमारे वायुमंडल में कई परतें हैं। ठीक, हमारे वायुमंडल में कई गैसें हैं, उसमें से सबसे प्रमुख गैस है नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर CO2। तो CO2 पेड़ पौधों का मैगी हो जाता है। ठीक, पानी चाहिए होता है, उनको जड़ों से ले लेते हैं। अब हीट कहाँ से लेंगे? सवाल ये है कि वो हीट कहां से लेंगे? तो विकिरण के द्वारा लेते हैं। ठीक, विकिरण के द्वारा। यहाँ से इसको हम हटाते हैं। ठीक, विकिरण, जैसे मान लीजिए ये सन है। ठीक, ये सन है, तो सन से ठीक जो रेडिएशन, वो उष्मा निकलती है, ठीक, वो विकिरण के द्वारा इनके पास पहुंचती है। और सन में एनर्जी का स्रोत क्या है? 2 हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ठीक, हीलियम में बदलते हैं। हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन हीलियम में बदलते हैं, उससे सन में क्या होता है? एनर्जी पैदा होती है। बहुत अनंत ऊर्जा है इसमें, कभी ना समाप्त होने वाली ऊर्जा है। इसलिए अगर सन समाप्त हो जाएगा तो हम लोग समाप्त हो जाएंगे। तो इस पेड़ पौधों को सन से क्या मिलती है? हीट मिलती है, और विकिरण के द्वारा हमको हीट मिलती है, जिससे वो क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। अपना क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। पानी चाहिए होता है, कहाँ से लेंगे? जड़ों से लेंगे। जड़ों से भी कौन से एक्शन के द्वारा यहाँ आएगा पानी? यहाँ आएगा केशिकाओं के द्वारा। यहाँ से अनेक अंगों तक पहुंचेगा कौन? पहुंचाने का काम कौन करेगा? जाइलम करेगा। एटमॉस्फेयर से वो क्या लेते हैं? CO2 लेते हैं। सन की विकिरण से क्या लेते हैं? हीट लेते हैं। तब जाके अपना वो खाना बनाते हैं। खाने में भी क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक, खाने में भी वो क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। खाने में भी क्या बनाते हैं? वो लोग क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। याद रख लीजिएगा, खाने में भी वो क्या बनाते हैं? इसको मैं थोड़ा सा रब करता हूँ। ठीक, खाने में भी वो लोग क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। खाने में भी वो लोग क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज का
निर्माण करते हैं। अब वो क्या करते हैं पता है आप लोगों को, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं कौन? ये जो पेड़ पौधे हैं क्या करते हैं? सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं कौन? पेड़ पौधे। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं कौन? पेड़ पौधे। अब ये जो खाना पीना बना लिए, ठीक, खाना पीना बना लिए, अब खाना जो एक पत्ती में बना है क्या वो अकेले खाया जाएगा? आपके घर में खाना बनता है तो क्या आप अकेले खाते हैं? जी बिल्कुल नहीं, हम सबको देते हैं, मम्मी को, चाचा को, चाची को, नानी को, नाना को, जो भी होते हैं उन सभी को हम लोग खाना देते हैं। ठीक, अब होता क्या है, खाने अब पूछेगा आपसे कि पानी को पहुंचाने का काम कौन करता है? तो जाइलम करता है। पूछेगा फिर उसके बाद आपसे पूछेगा क्या कि खाने को लेकर तक पहुंचाने का कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। कौन करता है? फ्लोएम। जाइलम था क्या करता है? पानी पहुंचाता है, पानी, और फ्लोएम क्या पहुंचाता है? खाना। फ्लोएम क्या पहुंचाता है? खाना पहुंचाता है। अब आपसे क्वेश्चन तब बनाना होगा तो आपसे पूछेगा कि सन की, देखिए सन की जो ऊष्मा निकलती है, सन से जो एनर्जी निकलती है, जब इससे एक रिज्म से गुजरते हैं तो सन की जो लाइट है वो 7 कलरों का मिक्सचर है। पूछेगा किस कलर के प्रकाश में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है? तो किसमें होता है? रेड एंड ब्लू में। रेड एंड ब्लू में सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। किस कलर के प्रकाश में, अगर आपसे पूछेगा कि किस कलर के प्रकाश में सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है, तो रेड एंड ब्लू में होता है। सबसे कम किस में होता है? ज्यादा, ठीक, कम होता है ग्रीन एंड, क्या होता है? ग्रीन एंड वॉयलेट में। ग्रीन एंड वॉयलेट में क्या होता है? ग्रीन एंड वॉयलेट में, ठीक, वॉयलेट, ग्रीन एंड वॉयलेट में होता है सबसे कम। ग्रीन एंड वॉयलेट में होता है सबसे कम। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है आपसे, ठीक, आपसे क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है कि पूरे की पूरी पृथ्वी पे, ठीक, सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? तो शैवाल करते हैं। ठीक, शैवाल पूरे की पूरे पृथ्वी पे सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जो शैवाल होते हैं पूरे की पूरे पृथ्वी पे सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण करते हैं। आई होप आपको ये स्क्रीन दिख रहा होगा, मेरे हिसाब से सब क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक, इस पूरे की पूरे पृथ्वी पे सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसी के द्वारा संपन्न की जाती है, तो वो कौन है? शैवाल है। सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अगर किसी के द्वारा संपन्न की जाती है तो वो क्या, किसके द्वारा की जाती है? शैवालों के द्वारा की जाती है, याद रख लीजिएगा। ठीक, अब आपको क्वेश्चन क्या बनेगा कि भैया कि सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो सबसे बड़ा फूल है रिफ्लेशिया। ठीक, क्या है? रिफ्लेशिया। ठीक, सबसे बड़ा सबसे छोटा है, ठीक, वुल्फिया। ठीक, आपसे पूछेगा सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाला पौधा कौन सा है? तो बम्बू है। बम्बू यानी कि बांस, ये सबसे तेजी से प्रकाश संश्लेषण करता है, सबसे तेजी से ग्रोथ करता है। ठीक, सबसे तेजी से और सबसे जल्दी ग्रोथ करने वाला पौधा अगर कोई है, ग्रास की प्रजाति में गिना जाता है बम्बू को। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो यही ऑप्शन मिलेगा कि सबसे तेजी से ग्रोथ कौन करता है, तो कौन करता है? बम्बू करता है। अब कुछ प्रोटोकॉल भी हुए हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक, अब हम लोग जैसे कि मान लीजिए जब CO2 की मात्रा, ठीक, जब CO2 की मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ती है, ठीक, CO2 की मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ती है, उससे क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक, वार्मिंग होती है। इस ग्लोबल वार्मिंग से होता क्या है? ठीक, इस ग्लोबल वार्मिंग से होता क्या है कि जितने भी बड़े बड़े ग्लेशियर हैं बर्फ के, वो पिघलते हैं। ठीक, और बड़े बड़े जो ग्लेशियर हैं पिघलते हैं तो उनसे वहां पे जो लैंडस्लाइड होती है, उससे भूकंप आते हैं। तो उससे क्या होता है, क्या नाम है, प्लेटें इधर उधर मूव करती हैं। अब सी लेवल बढ़ेगा तो छोटे छोटे जितने भी द्वीप हैं वो डूब जाएंगे। ठीक, अगर वो डूब जाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, हमारे जो है समुद्र का स्तर बढ़ेगा, और समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो बड़े बड़े महाद्वीप भी डूब सकते हैं। ठीक, बड़े बड़े महाद्वीप डूबेंगे तो बड़ी जनसंख्या भी डूब सकती है, और बहुत बड़ी जनसंख्या अगर डूबेगी, ठीक, CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो समुद्र का सी लेवल भी बढ़ेगा और उसमें आने वाली चक्रवात की मात्रा भी बढ़ेगी। अगर जैसे जैसे चक्रवात की मात्रा बढ़ेगी उससे बड़े बड़े साइक्लोन आएंगे। साइक्लोन आने के बाद नदियों में बाढ़ आएगी, फिर सूखा पड़ेगा। फिर सूखा पड़ने के बाद उससे क्या होगा,
इससे फिर उसके बाद क्या होगा, पानी के लिए त्राहिमाम होगा। जितने भी इस नगर किनारे बसे हुए शहर हैं वो डूब जाएंगे। डूबने के बाद लोग अंदर से भागेंगे और पूरे के पूरे मानव जाति का सर्वनाश हो जाएगा केवल CO2 के बनने से। इसको रोकने के लिए एक प्रोटोकॉल शामिल किया गया था। ठीक, इसको रोकने के लिए एक प्रोटोकॉल शामिल किया गया था जिसको बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। आपसे पूछ सकता है कि क्या नाम है, ग्लोबल वार्मिंग का संबंध किससे है, तो क्या बोलेगा, क्योटो प्रोटोकॉल से है। ठीक, एक है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एक होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। का है मॉन्ट्रियल ठीक प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसका संबंध है ओजोन डिफ्लेशन से। ओजोन डिफ्लेशन ओजोन डिफ्लेशन से। अब देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन डिफ्लेशन से। अब जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो हमारी पृथ्वी है, ऐसे आप पृथ्वी को देखते होंगे, इसके ऊपर 5 परतें पाई जाती है, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, ठीक, बाह्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। इस तरह की पृथ्वी के ऊपर 5 परतें पाई जाती है। तो हमारा जो संताप मंडल है, इसमें समताप मंडल में ही क्या पाया जाता है, ओजोन परत पाई जाती है। ये ओजोन जो है सन से आने वाली जो किरणें होती हैं, सन से आने वाली जो ऊर्जा होती है, उसको उससे हमारे प्रोटेक्शन करती है। ये जो ओजोन लेयर है हमारे सन से आने वाली जो एनर्जी होती है, उष्मा होती है, उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। छान के फिर हमें वो एनर्जी प्रदान करती है, छान के वो जो विकिरण हमारे ऊपर आता है जिससे हमें स्किन कैंसर नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे ये क्या नाम है, ओजोन डिप्लेशन, जो ओजोन की परत पतली होती जाएगी, जैसे जैसे ये ओजोन की परत पतली होती जाएगी, वैसे वैसे सन की जो विकिरण छानने की जो क्षमता है, जो परत की विकिरण छानने की क्षमता है जिससे हमें प्रोटेक्शन मिलती है, वो कमजोर होता जाएगा। तो इसको कम करने के लिए एक प्रोटोकॉल शामिल किया गया था कि इस पे रोक लगाया जाए। जिन जिन गैसों की वजह से क्या हो रहा है, ओजोन डिप्लेशन हो जा रहा है, उसको रोकने के लिए ठीक एक समझौता शामिल हुआ था, उसी को क्या बोलते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसमें जिम्मेदार गैस कौन सी है, तो CFC है, HFC है, नहीं CFC है, याद रख लीजिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इससे निकलने वाली किससे निकलता है, ये फ्रिज और एयर कंडीशनर से निकलने वाली जो चीजें हैं, फ्रिज और एयर कंडीशनर से ये दोनों गैसें रिलीज होती हैं, आपसे पूछेगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो ओजोन डिप्लेशन से। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है पृथ्वी पे, तो संताप मंडल में पाई जाती है। सिर्फ संताप मंडल में ये जो आने वाली सन की उष्मा है, जो विकिरण है, उससे हमारी प्रोटेक्शन करती है। अगर वो सन की रेस हमारे ऊपर डायरेक्ट टकराए तो हमें स्किन कैंसर का जैसे गंभीर बीमारी से ग्रसित होना पड़ सकता है। लेकिन ये जो संताप मंडल है, ये हमें प्रोटेक्ट करता है, ये छान के सन की उष्मा को हमारे ऊपर परावर्तित करता है, या हमारे ऊपर भेजता है। ठीक, तो इन गैसों को पाबंदी लगाने के लिए एक प्रोटोकॉल शामिल किया गया था, जिसको क्या बोलते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोलते हैं। ठीक, सन की आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेस है, उससे हमारी प्रोटेक्शन करता है कौन, ये ओजोन मंडल। ठीक, कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल में। कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल में। एक है नागोया प्रोटोकॉल, एक है कार्टेजिना प्रोटोकॉल। एक है नागोया, ठीक, नागोया प्लस कार्टेजिना। इन दोनों का संबंध बायोडायवर्सिटी से, यानी कि जैव विविधता से। किससे, जैव विविधता से। ये सब क्वेश्चन बनते हैं रेलवे, SSC, UPSC, BPSC, हर जगह ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा इस क्लास को। इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सकते हैं अगर आप ध्यान देंगे तो। नागोया प्रोटोकॉल और कार्टेजिना प्रोटोकॉल का संबंध जैव विविधता से। जैव विविधता का मतलब होता है जहाँ पे जीव जंतु, मानव या फिर किसी भी प्रजाति की ढेर सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, उसी जगह को जैव विविधता वाला क्षेत्र कहते हैं। जैसे भारत में पूछेगा कि सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र कहाँ से है, तो आप क्या बोलेंगे, विश्व में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है इक्वेटर पे, क्योंकि वहाँ पे 12 महीने वर्षा होती है, 12 महीने सूर्य का ताप मिलता है, इसलिए वहाँ पे तरह तरह के जीव जंतु उत्पन्न होते हैं, तरह तरह के जीव जंतु रहते हैं, वहाँ पे पेड़ पौधों की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं, इसलिए उस जगह को जैव विविधता वाला केंद्र कहते हैं। भारत में पश्चिमी घाट है, ठीक, हॉटस्पॉट एरिया और जैव विविधता के लिए, और है उत्तर पूर्वी हिमालय। ठीक, एक है रेड डाटा बुक। ठीक, रेड डाटा बुक जारी किया जाता है IUCN के द्वारा। रेड डाटा बुक जारी किया जाता है IUCN के द्वारा। रेड डाटा बुक जारी किया जाता है IUCN के द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये क्या होता है, ये जो लुप्त प्रजातियां हो रही हैं उसको बचाने के लिए, ठीक, उनको बचाने के लिए एक बुक जारी करता है कि जिससे उनको बचाया जा सके, उनको जो अवैध व्यापार होता है, उनको जो मार के हत्याएं कर दी जाती है, उनसे प्रोटेक्शन करने के लिए क्या किया गया था, ये जो है IUCN के द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर के द्वारा क्या किया गया था, रेड डाटा बुक हर साल जारी किया जाता है।
आई होप आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आ ही रहा होगा। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन एक आपको पूछ सकता है, मैं जैसे कि आप ही से पूछ सकता हूँ अभी भी कि क्या नाम है, आप जानते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी एज किस तरीके से काउंट किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक, पेड़ में ये जो है छल्ले बने होते हैं ना दोनों तरफ, वो छल्लों में जितनी संख्या होती है उतना साल वो पुराना पेड़ होता है, उसी को क्या बोलते हैं, इसी से पेड़ की काउंट एज काउंट की जाती है। जैसे मान लीजिए ये मैं यहाँ पे पेड़ का ये बना दूं बाहर, ठीक, लकड़ी, ठीक, इसके अंदर देखेंगे ऐसे ऐसे छल्ले बने होते हैं, ठीक, इसे ऐसे छल्ले बनते हैं, इसको एनुअल रिंग बोलते हैं। इसकी स्टडी को बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी, इसकी स्टडी को बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी, इसकी स्टडी को बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी, इसकी स्टडी को बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक, इनके अंदर जो छल्ले होते हैं उनसे एज काउंट किया जाता है कि कितना साल ये पुराना पेड़ है। ठीक, इसी से हमें पता चलता है। ठीक, पेड़ पौधों के लिए ठीक वार्षिक वलय भी कहा जाता है। ठीक, अब जैसे कि मान लीजिए कि पेड़ पौधे, आप सोच रहे होंगे कि CO2 को निकालते कहाँ से हैं, CO2 को एब्जॉर्ब कहाँ से करते हैं, तो जैसे हमारे शरीर में छोटे छोटे रंध्र होते हैं ना, उसी तरह पेड़ पौधों में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, उन्हीं को स्टोमेटा कहा जाता है। ठीक, उन्हीं को स्टोमेटा कहा जाता है, उन्हीं को स्टोमेटा कहा जाता है। याद रखिएगा, पेड़ पौधों में जो छोटे छोटे रंध्र वाला एक क्षेत्र होता है पत्तियों के बीच में, उसी को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा कहा जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, स्टोमेटा कहा जाता है। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से इसको याद रख लीजिएगा। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टडी ऑफ फ्लावर किसे कहा जाता है, मतलब स्टडी ऑफ फ्लावर को क्या कहा जाता है, तो एंथोलॉजी कहा जाता है, एंथोलॉजी। स्टडी ऑफ फ्लावर को कहा जाता है एंथोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्लावर को कहा जाता है एंथोलॉजी कहा जाता है। ठीक, तो मेरे हिसाब से इससे ज्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक, आपसे ग्लूकोज का फॉर्मूला भी पूछ सकता है, 6CO2 प्लस 12H2O, 6CO2O2 प्लस 12H2O प्लस सनलाइट फ्लूएम, इससे द्वारा ये ग्लूकोज का ये फॉर्मूला होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो इस क्लास को 2 बार 3 बार जरूर देखिएगा, आपको हमेशा से ये क्वेश्चन ये रट जाएंगे, इससे जो क्वेश्चन बनेंगे पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे कि मान लीजिए आपसे मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था कि न्यूट्रिशन बताया था कितने टाइप के होते हैं। ठीक, न्यूट्रिशन 3 टाइप के होते हैं, न्यूट्रिशन प्रॉपर न्यूट्रिशन, अर्थ न्यूट्रिशन, कुपोषण। फिर उसके बाद मैंने बताया था न्यूट्रिशन के टाइप कितने होते हैं, 2 टाइप होते हैं, ऑटोट्रॉफ होता है हेटेरोट्रॉफ। अपना जो खाना खुद बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉफ बोलते हैं, और जो दूसरों पर निर्भर उनको क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफ करते हैं। तो आज मैंने बात की ऑटोट्रॉफ के बारे में कि जितने भी ऑटोट्रॉफ होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने खाने को बनाते हैं, और ऑटोट्रॉफ जितने अपना खाना स्वयं बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं, पत्तियों में बनाते हैं। पत्तियों का कलर हरा क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल हरा क्यों होता है, मैग्नीशियम तत्व के कारण। ठीक, अब पूछेगा कि भैया हम लोग को खाना बनाना होता है, मैगी बनाना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, मैगी बाजार से खरीद लेते हैं, उससे जाते हैं, हीट देते हैं, मसाला वसाला डाल लेते हैं, उससे हम लोग खाना बना लेते हैं। अब पेड़ पौधों के लिए तो रास्ता, पेड़ पौधे तो चल तो सकते नहीं है, दे कैन नॉट मूव, इधर से उधर जा तो सकते नहीं है, तो उनको मैगी कहाँ से मिलेगा, तो एटमॉस्फेयर से मिलेगा। एटमॉस्फेयर में हमारे जो है कई गैसें पाई जाती है, उसमें मुख्यतः है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड उनका मैगी हो जाता है। एटमॉस्फेयर से वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं और क्या चीज का निर्माण करते हैं, ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण पूरे पृथ्वी पे कौन करता है, तो डाइटम्स करते हैं, शैवाल करते हैं। फिर उसके बाद कौन है, पेड़ पौधे हैं। उसके बाद फिर कौन है, ये ग्रीन हरे प्लांट्स जो है। ठीक, अब याद रख लीजिएगा कि जहाँ के पेड़ पौधे क्या करना है, हमें फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, वहाँ के जो पेड़ पौधों के मिट्टियों में वो नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक, नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक, वहाँ पे तो अमरबेल टाइप के पेड़ पौधे मिल जाते हैं जो ग्लूकोज को ट्रांसफर खींच लेते हैं, वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। ठीक, अब ये भी याद रखिएगा कि जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक, ज्यादातर पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं। ठीक, जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, जैसे कि मान लीजिए जितने भी दलहनी पौधे हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का काम करते हैं, और नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का जो काम करता है वो कौन करता है, राइजोबियम करता है। ठीक है, राइजोबियम करता है। अब पेड़ पौधे खाना पीना तो बना लिए, मैंने सब चीज बता दिया। एटमॉस्फेयर से CO2 ले लिए, जड़ों से क्या ले लिए, पानी ले लिया, मिनरल्स ले लिए, और सन की विकिरण से क्या ले लिए, एनर्जी ले लिए। अब खाना बना दिए। अब खाना पत्तियों में बनाया तो क्या एक ही पत्ती में रहेगा, पेड़ पौधों के अनेक अंगों तो खाने को पहुंचाने का काम स्वयं करेगा, और पानी को नीचे से ऊपर ले जाने का काम कौन करेगा, नीचे से जमीन से जड़ों से ऊपर खींचेगा कौन, कैपिलरी रिएक्शन के द्वारा। और जब यहाँ पानी पहुंच जाएगा तो यहाँ से पहुंचाएगा कौन, जाइलम, और खाना कौन पहुंचाता है, अनेकों मतलब फ्लोएम। ठीक, याद रख लीजिएगा, ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी। ठीक, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि कौन से कलर के प्रकाश में सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है, तो रेड एंड ब्लू में, और ग्रीन वॉलेट में सबसे कम होता है। ठीक, फिर मैंने आपको बताया कि CO2 क्या होता है, CO2 किस लिए जिम्मेदार है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, इसके लिए एक समझौता शामिल होता है, क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था ओजोन डिप्लेशन को रोकने के लिए। ठीक, फिर उसके बाद था नागोया प्रोटोकॉल,
कार्टेशियन प्रोटोकॉल जैव विविधता से निपटने के लिए। बस इसी के साथ आज का चैप्टर हम लोग खत्म करते हैं। सबसे बड़ा फूल ग्लेशियर, सबसे छोटा फूल वुल्फियर। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया। अगर पसंद आए तो इसको 2 से 3 बार देखिए, इससे 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।